लेकिन जब 1983 में इंडिया ने शॉकिंगली वर्ल्ड कप जीत लिया था, तब बीसीसीआई के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने प्लेयर्स को एज ए रिवार्ड दे सके। और बाहर से ही नहीं, बीसीसीआई के अंदर भी पॉलिटिक्स बहुत है। बीसीसीआई ने सारे प्लेयर्स को सीधे तौर पर यह धमकी दी, पता नहीं क्यों टिकटें बूंद बूंद करके बांटी जा रही है। बीसीसीआई में कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं है जो फैंस की सेटिस्फेक्शन को चेक करे, लेकिन पाकिस्तानी टीम की ये आदत रही है कि वो हमेशा राजनीति और धर्म को खेल में घुसा देते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ साथ अब न्यूजीलैंड को भी वर्ल्ड कप में हरा दिया है। इंडिया ने अभी तक के सारे मैच जीते हैं, जिससे वो टॉप पर रैंक कर रही है वर्ल्ड कप में। सारे ही मैच काफी चैलेंजिंग थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ और फिर न्यूजीलैंड के साथ। इस वर्ल्ड कप में पूरा देश इंडिया की परफॉर्मेंस से बहुत खुश है और आशा कर रहा है कि इंडिया टीम 2011 की तरह 2023 में भी वर्ल्ड कप जीत लेगी। लेकिन एक मिनट, अगर 2011 में धोनी का शॉट ना लगा होता तो, या फिर सचिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते तो, या फिर 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया टीम खेल ही ना पाती तो, ये सब कुछ जो हो पा रहा है इसका क्रेडिट सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को जाता है। उसका नाम है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। लेकिन इंडियन फैंस बीसीसीआई पर भड़के हुए हैं। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, पाकिस्तानी टीम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी टीम रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती है। इसकी वजह से बीसीसीआई को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, बीसीसीआई इंडियन फैंस को भी वो रिस्पेक्ट नहीं देती जो वो डिजर्व करते हैं। यही नहीं, बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को भी रिस्पेक्ट नहीं देती। अगर कोई प्लेयर उनके अगेंस्ट जाता है तो उसका करियर खत्म कर दिया जाता है। बीसीसीआई की मोनोपोली है क्रिकेट में, जिसका वो फायदा अच्छे से उठा भी रही है। भले ही आज के समय में बीसीसीआई करोड़ों में खेलती हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इनके पास पैसे नहीं थे और दुनिया की नजरों में बीसीसीआई की वो रिस्पेक्ट भी नहीं थी। पूरे वर्ल्ड में जो क्रिकेट के इंटरनेशनल मैच करवाए जाते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जरिए, मतलब आईसीसी के जरिए करवाए जाते हैं। आईसीसी ने क्रिकेट को इन्वेंट नहीं किया है, वो सिर्फ मैच में रूल एंड रेगुलेशन को मैनेज करता है। आईसीसी का नाम पहले इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल था। उस टाइम पर इंडिया की कोई मेन क्रिकेट टीम नहीं थी जो इंडिया के तौर पर उसको रिप्रेजेंट कर सके। इंडिया में अलग अलग ग्रुप थे जो क्रिकेट खेलते थे, लेकिन कोई मेन टीम नहीं थी। इस वजह से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंडिया नहीं जा पाती थी। तब 1926 में कलकत्ता में एक क्रिकेट क्लब था जो इंडिया में क्रिकेट खेलते थे। उसने आईसीसी से लंदन में जाकर मीटिंग करी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स हुई और फाइनली इंडिया को अप्रूवल मिल गया। उसके लिए 1928 में बीसीसीआई को बनाया गया जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। आज की डेट में इंडियन क्रिकेट को सिर्फ बीसीसीआई ही रिप्रेजेंट करता है आईसीसी के लिए। इसलिए कोई और क्लब अपनी टीम बनाकर भी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं भेज सकता, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी अपनी टीम बनाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं भेज सकती। आईसीसी के 12 फुल मेंबर हैं। आईसीसी की मेंबरशिप तो कंट्रीज को मिल जाती है, लेकिन किसी भी नेशन को ओडीआई का स्टेटस लेने के लिए 2 टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराना पड़ता है और टेस्ट प्लेइंग नेशन का स्टेटस लेने के लिए 5 टेस्ट प्लेइंग नेशंस को हराना पड़ता है। स्टेटस देने के ये रूल एंड रेगुलेशन समय समय पर चेंज होते रहते हैं। बीसीसीआई को शुरू हुए 90 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जब 1983 में इंडिया ने शॉकिंगली वर्ल्ड कप जीत लिया था, तब बीसीसीआई के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने प्लेयर्स को एज ए रिवार्ड दे सके। और 1983 के वर्ल्ड कप में जब प्लेयर लंदन गए थे, तब उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो बाहर से जाकर कुछ खा सके। वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई ने बहुत मुश्किल से हर एक प्लेयर को 5000 देने का ऐलान किया एज अ इनाम, जिससे कुछ प्लेयर इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने वो पैसे लेने से मना कर दिया था और लता जी ने उस कंसर्ट के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं किया था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि बीसीसीआई की हालत फाइनेंशियली इतनी खराब क्यों थी? आंसर है मार्केट और बिजनेस नॉलेज। इंडिया में लोगों को क्रिकेट देखना पसंद तो था, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में सिर्फ रेडियो था, इसलिए वो सिर्फ कमेंट्री ही सुन पाते थे। एक तो स्टेडियम भी कम थे और जितने थे वो उतनी अच्छी क्वालिटी के भी नहीं थे। बीसीसीआई का मेन सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ स्टेडियम की टिकटें बेचकर ही जनरेट होता था और 1993 तक बीसीसीआई दूरदर्शन को हर मैच को टेलीकास्ट करने के लिए 5 लाख रुपए दिया करता था। तो जितने भी पैसे बीसीसीआई स्टेडियम की टिकटें बेचकर कमाता था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दूरदर्शन को चला जाता था। चीजें बदली 1993 में, जब साउथ अफ्रीका इंडिया टूर पर आई। तब साउथ अफ्रीका की एक ब्रॉडकास्ट कंपनी ने बीसीसीआई को कांटेक्ट किया उसके राइट्स बेचने के लिए। तब बीसीसीआई बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि अभी तक वो पैसे दे रहे थे अपना मैच दिखाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर उल्टा हो रहा था। एक ब्रॉडकास्ट कंपनी उल्टा उनको पैसे दे रही थी। तब उनको पता चला कि इस तरह से भी पैसे जनरेट किए जा सकते हैं। साउथ अफ्रीका की उस ब्रॉडकास्ट कंपनी ने बीसीसीआई को हर मैच के लिए $40,000 दिए, जिससे बीसीसीआई को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और आज की डेट में बीसीसीआई का मेन सोर्स
सोर्स ऑफ इनकम ब्रॉडकास्ट राइट्स को सेल करना भी है। ब्रॉडकास्ट राइट्स सेल करने की वजह से बीसीसीआई पर केस भी हुआ था, जिसको 1995 में बीसीसीआई ने जीत लिया था। आज के टाइम पर बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड में से एक है। आईसीसी का नेटवर्थ $2.5 बिलियन है, जिसका 90% बीसीसीआई का है। बीसीसीआई का नेटवर्थ $2.25 बिलियन है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में स्पोर्ट्स पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। गवर्नमेंट दूसरे तरीकों से हेल्प करती है, लाइक जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, स्टेडियम वगैरह बनाकर, फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड कराकर या फिर पब्लिसिटी करवाकर। लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट मैनेजमेंट कमेटी से और टीम सिलेक्शन कमेटी से एकदम बाहर होती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स ना घुसे, क्योंकि पॉलिटिक्स के घुसने से ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पार्टी के लोगों को प्रेफरेंस मिलने लगे और जो रियल टैलेंट है उसको जगह ही ना मिले। बेसिकली स्पोर्ट्स में हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, इसलिए गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स में इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन अगर किसी तरह की हेल्प चाहिए हो तो गवर्नमेंट को अप्लाई किया जा सकता है, जिसके बाद गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर देती है। लेकिन बीसीसीआई इकलौता ऐसा बोर्ड है जिसने गवर्नमेंट से किसी भी तरह की हेल्प नहीं मांगी है। हालांकि गवर्नमेंट ने मल्टीपल टाइम बीसीसीआई को बोला है कि आप अप्लाई कीजिए, हम आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे, बट बीसीसीआई चाहता ही नहीं है कि गवर्नमेंट के किसी भी तरह की इंटरफेरेंस हो। जितना भी पैसा बीसीसीआई जनरेट करता है उसका कुछ भी इनकम टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जाता, और गवर्नमेंट भी बीसीसीआई को कुछ नहीं देती। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि बीसीसीआई में 100% गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं अमित शाह के बेटे जय शाह। अमित शाह जो बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। जय शाह ने खुद कभी किसी बड़े लेवल पर क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन उनको देश की सबसे बड़ी क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। और सिर्फ जय शाह ही नहीं, इसी तरह से शरद पवार को भी बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ये बात खुले तौर पर तो नहीं दिखती, लेकिन बीसीसीआई में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो है। और बाहर से ही नहीं, बीसीसीआई के अंदर भी पॉलिटिक्स बहुत है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स के करियर भी खत्म हो चुके हैं। अगर कोई प्लेयर बीसीसीआई के गलत काम के लिए भी उनको क्रिटिसाइज करता है तो उसको बैंड कर दिया जाता है, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट से या फिर आईपीएल से ड्रॉप कर दिया जाता है। ऐसे ही जब विराट कोहली ने अनाउंस किया कि वो टेस्ट मैचेस से कैप्टेंसी छोड़ रहे हैं क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही है, तो बीसीसीआई ने उनको ओडीआई और टी20 से भी ड्रॉप कर दिया। टीम के भी कप्तान हैं रोहित शर्मा। उनके नाम के ऐलान के साथ ही सफेद बॉल की क्रिकेट में यानी टी20 और वनडे में विराट की कप्तानी का अंत हो गया। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि रोहित शर्मा एक ग्रेट प्लेयर हैं, बट जब ये बात विराट से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था। लेकिन जब ये सेम क्वेश्चन सौरव गांगुली से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने विराट कोहली से रिक्वेस्ट किया था कि वो अपने डिसीजन के बारे में एक बार फिर से सोचे। लेकिन विराट कह रहे हैं कि उनको किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया और उनसे किसी ने इस बारे में बात भी नहीं की। तो इससे आपको ये हिंट मिल सकता है कि बीसीसीआई के अंदर भी बहुत पॉलिटिक्स है। बीसीसीआई की सबसे ज्यादा इनकम आईपीएल से जनरेट होती है, लेकिन उससे पहले एक अलग लीग स्टार्ट हुई थी आईसीएल, जिसको खत्म करने में भी बीसीसीआई का हाथ है। बीसीसीआई ने सारे प्लेयर्स को सीधे तौर पर यह धमकी दी कि अगर कोई भी प्लेयर आईसीएल में खेलेगा तो उसे बीसीसीआई से बैन कर दिया जाएगा, और अगर कोई प्लेयर बीसीसीआई से बैन हो गया तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल पाएगा, जिसकी वजह से आईसीएल खत्म हो गया और उसके बाद आईपीएल को स्टार्ट किया गया, जिससे आज के टाइम पर बीसीसीआई करोड़ों रुपए कमाता है। क्योंकि आईपीएल के फैंस इंडिया में बहुत हैं, लेकिन बीसीसीआई उन फैंस को वो रिस्पेक्ट नहीं देता जो उनको मिलनी चाहिए। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कंबाइन बीसीसीआई ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए। अब जब बीसीसीआई इतना पैसा कमा रहा है तो फैंस को भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए कैसे फैंस वर्ल्ड कप की टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैच की टिकट बुक करना बहुत ही मुश्किल काम है। एक इंसान को तो 5 साल की वेटिंग लिस्ट पर डाल दिया गया था। बुक माई शो ऐप में इंडिया पाकिस्तान मैच की सिर्फ 8,334 टिकट ही अवेलेबल शो हो रही थी, जबकि उस स्टेडियम की कैपेसिटी है 1,32,000 सीट्स की। तब न्यूज आती है, ऐलान कर दिया है कि वो वर्ल्ड कप 2023 के लिए नए सिरे से 4 लाख अतिरिक्त टिकट्स रिलीज करें, जिसके लिए आर्गुमेंट दिया जाता है कि इस बार वर्ल्ड कप की डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे कि बीसीसीआई को पता ही नहीं था कि इंडिया में कितने फैंस हैं क्रिकेट के। इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए बाद में 14,000 टिकटें और अवेलेबल करवाई गई, जिसको लाखों लोग बुक करना चाहते थे। पता नहीं क्यों टिकटें बूंद बूंद करके बांटी जा रही है, और अगर किसी की किस्मत अच्छी रहे और उसको टिकट मिल जाए तो स्टेडियम का
नजारा कुछ ऐसा होता है। यह है हैदराबाद का स्टेडियम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए। ओडीआई वर्ल्ड कप टिकट की सेल होना वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से सिर्फ 41 दिन पहले ही शुरू हुआ था। यहाँ तक कि आईसीसी के सीईओ को भी ये रीजन नहीं पता था कि क्यों वर्ल्ड कप की टिकट की सेलिंग इतना लेट स्टार्ट किया जा रहा है। अगर किसी फॉरेनर को मैच देखने आना है तो उसको वीजा भी लेना है, उसको होटल बुकिंग भी करनी है, उसको अपना ट्रेवल भी देखना है और ये सब कुछ 41 दिन में पॉसिबल नहीं है। ये नजारा है आईपीएल के फिनाले का। इसमें अगर फैंस ने ऑनलाइन टिकट बुक कर ली है तो भी उसे फिजिकल टिकट लेने के लिए लाइनों में खड़ा रहना पड़ेगा। पैसे ले लिया उन्होंने, उनमें पेटीएम वाला है उसका 111 रुपए कन्वीनियंस चार्ज भी लिया है। अब ये लिखा है कि फिजिकल टिकट लेके आओ। हम इधर आए, सिचुएशन देखो। कड़ी धूप में लोग लाइनों में लगे हुए थे टिकट लेने के लिए और वहां पर बीसीसीआई का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था मदद करने के लिए। कुछ देर बाद वहां पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से प्रॉब्लम हो गई और पुलिस ने फैंस पर लाठियां चलाई। प्रॉब्लम सिर्फ स्टेडियम के बाहर ही नहीं है, स्टेडियम के अंदर भी हाल बहुत बुरा है। इसके टॉयलेट का हाल कितना खराब है, चारों तरफ गुटखा थूका हुआ है। वेरी हाइजीन फूड है अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यहाँ दिक्कत सिर्फ फैंस को ही नहीं प्लेयर्स को भी हो रही है। धर्मशाला का स्टेडियम इतना खराब था कि टीम्स को अपने प्लेयर्स को ये बोलना पड़ा कि आउटसाइड डाइव मत लगाना। बीसीसीआई क्रिकेट फैंस को हमेशा फॉर ग्रांटेड लेती है। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जब बीसीसीआई ने धर्मशाला से मैच को इंदौर शिफ्ट कर दिया था। तब फैंस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी लेकिन बीसीसीआई ने सॉरी तक नहीं बोला। बीसीसीआई में कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं है जो फैंस की सेटिस्फेक्शन को चेक करे, जो ये ध्यान में रखे कि फैंस को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं। बीसीसीआई को सिर्फ पैसा कमाना है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उनको पैसा बनता दिख रहा है तो वो पाकिस्तानी टीम को भी अपने सर पे बैठा सकता है। बीसीसीआई से जितने क्रिकेट प्रेमी खुश हैं उतने ही भारत प्रेमी नाराज हैं। उनका कहना था कि आप इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाइए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है स्पेशल ट्रीटमेंट से। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब किसी एक टीम को बाकी की टीम से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेशली पाकिस्तान की टीम को। तो इंडिया में बहुत सारे लोगों को उससे दिक्कत हुई, जिसकी वजह से बीसीसीआई को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। क्योंकि जब पाकिस्तान की टीम इंडिया आई तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, उनके लिए लड़कियों को नचवाया गया और अरिजीत का कॉन्सर्ट भी रखा गया। ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान की टीम को ऐसे ट्रीट करना चाहिए था जिस तरह से इंडिया कुछ टाइम से कनाडा को ट्रीट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम हमेशा खेल में राजनीति को घुसा देती है। जैसे एक मैच में जब पाकिस्तान की टीम जीती थी तब उन्होंने ये बोला कि ये जीत हम गाजा के मुसलमानों को समर्पित करते हैं। खेल में राजनीति ना हो, इस तरह से खेल को खेलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी टीम की ये आदत रही है कि वो हमेशा राजनीति और धर्म को खेल में घुसा देते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।